जय श्री राम। सीईटी एग्जाम 2026 अभी जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो एक नई जानकारी के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है और उसी परिवर्तन के दौरान 3 टॉपिक नए जोड़े गए हैं और इन्हीं जो 3 नए टॉपिक हैं उन्हीं में से जो एक टॉपिक जोड़ा गया है वो है सीपीआर। यानी सीपीआर आपके आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया। तो आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया सीपीआर आपके सिलेबस में नया टॉपिक ये जोड़ा गया है। तो आज इसी से संबंधित ये पूरा वीडियो रहेगा। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस टॉपिक से संबंधित आप अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपके ये भी है कि इस विवरण के साथ साथ यानी आपके पूरे नोट्स के साथ साथ 50 महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। तो ये विकल्पात्मक क्वेश्चन रहेंगे 50 एग्जाम में आने वाले। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, किसी प्रकार से स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप पूरा देखोगे और 50% आप हल कर लोगे तो ये यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार के नए समय समय पे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप एग्जाम से संबंधित ऐसे वीडियो का लाभ आप उठा सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आपके साथ ही कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। चलते हैं आज वाले टॉपिक पे। अपने टॉपिक है सीपीआर, एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया। ये टॉपिक अभी आपके सिलेबस में सीईटी के सिलेबस में अभी जोड़ा गया है, तो इसलिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये जोड़ा गया है। तो इस टॉपिक को अपने को अच्छी प्रकार से देखना है। सीपीआर समझे अपने पहले अपने को ये समझना है कि सीपीआर है क्या। तो यहाँ पे अच्छी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है सीपीआर के बारे में। एक ऐसी आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस लेना या हृदय की धड़कन अचानक बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखने में सहायता करती है, जिससे उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सीपीआर को प्राथमिक उपचार इन फर्स्ट एड का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी प्राथमिक उपचार का ये भाग माना गया है सीपीआर को। तो सीपीआर से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जीवन रक्षक होती है और हम यदि इस प्रकार के किस प्रकार के लोगों को अपने सीपीआर दे सकते हैं, कब जरूरत पड़ती है, इसके बारे में अपने यहाँ पे समझते हैं। देखिए सीपीआर की आवश्यकता कब पड़ती है। तो सीपीआर की आवश्यकता, क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि इसकी जरूरत कब पड़ती है, कब हमें सीपीआर करें। तो यहाँ पे देखिए आप, पहला सीपीआर की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में पड़ सकती है। परिस्थितियां हैं हृदयघात, हार्ट अटैक यानी हृदयघात या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में ये इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अपने सीपीआर दे सकते हैं। दूसरा, डूबने के कारण सांस रुक जाने पर, यदि कोई व्यक्ति डूब जाता है कोई तालाब में या कोई नदी में पानी में, तो उसको डूबने के कारण जब उसका सांस रुक जाता है तो उस समय अपने सीपीआर दे सकते हैं। तो डूबने के कारण भी सांस रुकने पर अपने सीपीआर दी जाती है। अगला, बिजली का झटका लगने पर, यदि किसी के बिजली का झटका लग जाता है तब अपने सीपीआर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस स्थिति में भी सांस रुक जाता है तो बिजली के झटके के समय भी सीपीआर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, गंभीर दुर्घटना या चोट लगने पर, यदि किसी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तब भी अपने सीपीआर दे सकते हैं। अगला है दम घुटने या श्वसन अवरोध की स्थिति में, दम घुटने या श्वसन अवरोध की स्थिति में यदि दम घुट जाता है या श्वसन अवरोध होता है तो उस स्थिति में भी अपने सीपीआर दे सकते हैं। अगला नेक्स्ट है विषैले धुएं या गैस के प्रभाव से बेहोशी होने पर, यानी विषैला धुआं या गैस के प्रभाव से यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उस समय भी अपने क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप सीपीआर, विषैले धुएं और गैस के प्रभाव से बेहोशी के समय भी सीपीआर दिया जा सकता है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो, उसकी सांस न चल रही हो और नाड़ी महसूस न हो रही हो तो तत्काल
सीपीआर शुरू करना चाहिए तथा चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस को सूचित करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति के अंतर्गत कोई व्यक्ति है तो अपने तुरंत क्या कर देना चाहिए, सीपीआर शुरू कर देनी चाहिए और साथ में एम्बुलेंस को भी अपने को क्या कर देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक अपने को सीपीआर देते रहना चाहिए। तो इस स्थिति के अंतर्गत अपने क्या है, सीपीआर दी जा सकती है। तो ये आप इन टॉपिक को आप नोट कर लें भी, सीपीआर किन स्थिति के अंतर्गत दी जा सकती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ इस पे जो क्वेश्चन आएगा तो किसी कंडीशन पे बना करके दिया जाएगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से आप नोट कर लें। अगला देखिए आगे क्या दिया है, सीपीआर की आवश्यकता वाले वयस्क के लिए संपीड़न। सीपीआर में छाती को दबाना जीवन रक्षक क्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सीने को दबाने के लिए व्यक्ति की छाती के बीचों बीच एक विशेष तरीके से जोर से और तेजी से दबाव डाला जाता है। अब ये अपने आगे समझेंगे कि सीपीआर दिया कैसे जाता है, क्योंकि अब तो हमने समझ लिया भी सीपीआर है क्या। उसके बाद अपने समझा कि सीपीआर को कैसे दिया जाता है, ये दिया कैसे जाता है ये समझेंगे अपने। अब इन चरणों का हमें पालन करना है। यहाँ पे जो दिया गया है आप ध्यान दें कि यहाँ पे अपने को इन चरणों का क्या करना है, पालन करना है। तो सीपीआर में किन चरणों का पालन करना है इस पे अपने को ध्यान देना है। चलते हैं समझते हैं अपने वो चरण कौन से हैं। नंबर 1, व्यक्ति को किसी सख्त सतह पर पीठ के बल पर लेटा दें। यानी व्यक्ति को सख्त का मतलब होता है जैसे नीचे का जो फर्श है वो क्या हो, सख्त हो, कठोर हो। तो ऐसी स्थिति ऐसी जगह पर अपने व्यक्ति को क्या करेंगे, पीठ के बल पर लेटा देंगे। यानी पीठ के बल लेटाना है। अपने हाथ की हथेली का निचला हिस्सा व्यक्ति की छाती के मध्य में रखें। यानी अपने हाथ की जो हथेली का जो निचला हिस्सा है, यानी जो अपने हथेली को हाथ को अपने सीधा करते हैं तो हथेली का जो हिस्सा है इसको अपने को व्यक्ति की छाती पे रखना है, अपने छाती के मध्य रखना है। ये ध्यान रखना कि व्यक्ति की छाती के मध्य में रखना है हाथ की हथेली को। आपका हाथ छाती की हड्डी के निचले आधे से निचले और 1/3 हिस्से पर होना चाहिए। यानी जो अपनी छाती की जो हड्डियां हैं, जो इसको अपने पंसलियां कहते हैं, ये इस पे एक हिस्से पे होना चाहिए। एक हिस्सा पंसलियों पे और एक हिस्सा क्या है, नीचे होना चाहिए। यह निप्पल से निप्पल तक खींची गई क्षैतिज रेखा के थोड़ा नीचे होगा। अब क्या करेंगे, अपने पहले हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें। यानी जो अपना पहला हाथ है उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लें। कोहनियों को सीधा रखें, अपनी जो कोहनी है दोनों को सीधा रखें। अपने कंधों को हाथों के ठीक ऊपर रखें। यानी अपने कंधों को हाथों के ठीक ऊपर रखना है अपने को, यानी ऊंचा रखना है। छाती पर कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर लेकिन 2.4 इंच यानी 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं सीधा दबाव डालें। यानी अपने को सीधा दबाव डालना है और ऐसा करते समय केवल अपनी बाहों का नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर के वजन का उपयोग करें। यानी जब आप दबाव डाल रहे हैं तब अपनी बाहों का प्रयोग नहीं करना है, हाथों को मोड़ के ऐसे नहीं करना है। अपने को सीधे हाथों से अपने शरीर का उस पर दबाव देना है, यानी पूरे शरीर का दबाव उस पर आना चाहिए। शरीर से अपने इसको धीरे धीरे दबाना है। छाती के बीचों बीच जोर से और तेजी से दबाएं। यानी छाती के बीचों बीच इसको तेजी से अपने को दबाना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाएं। यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। आप देखिए आप कितनी तेज गति से दबाना है। यानी 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो यहाँ दबाना कितना है, 100 से 120 बार दबाना है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2 बार अपनी गति आनी चाहिए दबाने की। तो इतनी तेज यानी स्पीड, तेज गति के साथ हमें दबाना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सुझाव देता है कि स्टेयन अलाइव या किसी ऐसे गाने की धुन पर दबाएं जिसमें 1 मिनट में 100 से 120 धड़कनें हों और हर बार दबाने के बाद छाती को वापस अपनी जगह आने दें। यानी दबाने के बाद छाती को वापस अपनी जगह आने देना है। कहने का मतलब यानी पूरा छाती को ऊपर उठना चाहिए, छाती को यहाँ पे एक ध्यान रखना है अपने दबाते वक्त। उसके बाद यदि आपको सीपीआर का प्रशिक्षण नहीं है तो व्यक्ति के हिलने डलने या प्रतिक्रिया देने तक आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिलने तक छाती को दबाते रहें। यानी आपको यदि नहीं है, इसका तजुर्बा नहीं है, आप जानते नहीं है, तो भी आप इसको दबाते रहें। यदि आपने सीपीआर का प्रशिक्षण लिया है और आपको अपने कौशल का पूरा भरोसा है तो संभव होने पर सीने को दबाएं और श्वसन दें। यदि आपने कौशल लिया है, आप जानते हैं, तो ही आपने को ये काम करना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो तुरंत अपने को क्या करना है, आपातकालीन चिकित्सा का अपने को क्या करना है, सहायता लेना है। यानी आप नहीं जानते हैं तो आप तुरंत आपातकालीन चिकित्सा का आप सहायता लें तुरंत।
और ये आप जानते हैं, प्रशिक्षण लिया है आपने, तो आप ये सीपीआर आप दे सकते हैं। तो सीपीआर हर आदमी को, यानी इसका प्रशिक्षण नहीं है तो लेना भी चाहिए, आना चाहिए। वायु मार्ग वेशक वायु मार्ग खोलें, यानी आप अपने को वायु मार्ग कैसे खोलें। यदि आपने सीपीआर का प्रशिक्षण लिया है और आपको अपने कौशल पर पूरा भरोसा है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको यथासंभव कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले 30 बार छाती को दबाने के बाद, यानी पहले 30 बार छाती को दबाने वाले व्यक्ति की वायु मार्ग को खोलने के लिए इन चरणों का पालन करें। यानी पहली बार में आप 30 बार दबा दें छाती को, फिर आपको वायु मार्ग खोलने के लिए आपको क्या करना है, इन चरणों का पालन। कौन सी चरणों का, अभी मैं नीचे बताऊंगा, इन चरणों का पालन करना है। इसे सिर झुकाने और थोड़ी उठाने की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी इसे क्या कहते हैं, सिर झुकाने और थोड़ी को उठाने की, अपने जो ये थोड़ी होती है ना उसको उठाने की प्रक्रिया कहा जाता है। गर्दन में चोट लगने की संभावना पर सिर झुकाने और थोड़ी उठाने की प्रक्रिया न करें। यदि किसी की गर्दन में यदि चोट लग गई है तब अपने को ये काम नहीं करना है। यानी फिर श्वास, ये अपने जो वायु मार्ग है इसको अपने को खोलने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि गर्दन में चोट लगी है तो अपने थोड़ी को उठाएंगे तो गर्दन हिलेगी, तो कहीं ज्यादा नुकसान न हो जाए, इसलिए अपने गर्दन में यदि चोट है तो फिर अपने को श्वास मार्ग नहीं खोलना है। अपनी हथेली उस व्यक्ति के माथे पर रखें, व्यक्ति के सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाएं और दूसरे हाथ से व्यक्ति की ठुड्डी को धीरे से आगे की ओर उठाएं ताकि वायु मार्ग खुल जाए। इस प्रकार ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखाई गई है ये सीपीआर की दिखाई गई है, यानी यहाँ पे सीपीआर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार यदि बेहोशी की स्थिति में, अपने हार्ट अटैक की स्थिति में, यानी हृदय गति रुक जाती है या बेहोश हो जाते हैं, करंट लग जाता है, या फिर किसी प्रकार की चोट गंभीर लग जाती है, विषैली गैस से कोई बेहोश हो जाता है, तो इन तमाम स्थिति के अंतर्गत अपने सीपीआर दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनकी स्थिति में हमें सीपीआर दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार अपने को सीपीआर देना है। ये जिस प्रकार ये दे रहे हैं, जैसे सारी पोजीशन यहाँ पे बताई गई, पहले भी मैंने कहा था कि हथेली को सीधा छाती के बीच में रखना है, जैसे इन्होंने अपनी हथेली को छाती के बीच में रखा हुआ है। फिर दूसरा हाथ उस हथेली के ऊपर रखना है, जैसे इन्होंने दूसरा हाथ यहाँ पे रख रखा है ऊपर। उसके बाद ये जो अपनी कोहनी है इसको सीधा रखना है, जैसे इन्होंने अपनी कोहनी को सीधा रख रखा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अपने कंधे हैं वो इससे ऊपर रहने चाहिए, तो यहाँ जैसे कंधे इसके ऊपर हैं, यानी छाती के ऊपर है, मतलब ये पूरी जो पोजीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एकदम सीध में होना चाहिए। ये 90, ये अपने सीधा सीधा 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। तो ये पूरी पूरी पोजीशन कंधों तक देखिए आप एकदम सीधी है। उसके बाद जो यहाँ पे जो बल लगेगा वो पूरे शरीर का लगेगा, यानी इनको यहाँ से कोहनियों को मोड़ के नहीं लगाना है, पूरे शरीर का ये बल लगाना है। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन देखिए, राइट पोजीशन यही रहेगी। तो इस प्रकार, इसी प्रकार इस राइट पोजीशन में आपको सीपीआर देना है। तो इस प्रकार अपने को सीपीआर है वो दे सकते हैं। छाती संपीड़न, देखिए आप छाती संपीड़न क्या है। सीपीआर में छाती को दबाना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। छाती को दबाने के लिए अपने हाथ की हथेली के निचले हिस्से को व्यक्ति की छाती के मध्य भाग में रखें, जैसे पीछे वाली तस्वीर में दिखाया। फिर अपने दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखें, जैसे तस्वीर में दिखाया गया था। अपनी कोहनियों को सीधा रखें, जैसे इसमें तस्वीर में सीधा रखा हुआ है। आपके कंधे सीधे आपके हाथों के ऊपर होने चाहिए, जैसे उस तस्वीर में दिखाया गया है। छाती पर कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर या सीधा नीचे दबाएं और 2.4 इंच 6 सेंटीमीटर से अधिक नीचे की न दबाएं। जोर से तेजी से दबाएं और 1 मिनट में 100 से 120 बार। यदि आप सीपीआर में प्रशिक्षित नहीं है तो तब तक छाती को दबाते रहें जब तक कि व्यक्ति प्रतिक्रिया न दें, हिलने डुलने न लगे, आपातकालीन चिकित्सा सहायता न मिल जाए। यदि आप सीपीआर में प्रशिक्षित हैं और अपने कौशल में आश्वस्त हैं तो बचाव श्वास शुरू करें। तो आप इस प्रकार का सीपीआर आप दे सकते हैं, सीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अपने श्वास मार्ग को खोलना, पहले मैंने पीछे बताया आपको कि श्वास मार्ग को आपने को खोलना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे श्वास मार्ग को खोलने की प्रक्रिया, जैसे थोड़ी को ऊपर उठाया गया है और इससे श्वास मार्ग खोलने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया तभी करनी है, गर्दन में यदि चोट है तो फिर अपने को नहीं करना है। यदि गर्दन में चोट लगी है तो फिर इस प्रक्रिया को नहीं करना है। तो गर्दन में चोट न लगी हो तभी इस प्रक्रिया को करना है, यदि गर्दन में चोट है तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद वायु मार्ग खोलें, जैसे अभी आपने वायु मार्ग के बारे में ये चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे वायु मार्ग खोलने के जो प्रयास यहाँ पे किए जा रहे थे। वायु मार्ग खोलें, यदि आपने सीपीआर का प्रशिक्षण लिया है और आपको अपने कौशल पर पूरा भरोसा है तो बचाव श्वास देने की तैयारी करें।
30 बार छाती को दबाने के बाद सिर को पीछे की ओर झुकाकर ठुड्डी को ऊपर उठाकर व्यक्ति का वायुमार्ग खोलें। यदि गर्दन में चोट लगने की संभावना हो तो ऐसा न करें। अपनी हथेली व्यक्ति के माथे पर रखें और फिर धीरे से व्यक्ति के सिर को पीछे की ओर झुकाएं। दूसरे हाथ से व्यक्ति की ठुड्डी को आगे की ओर उठाकर वायुमार्ग खोलें। यानी इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, वायुमार्ग खोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, वयस्कों के लिए सांस लेना। तो यहाँ वयस्कों के लिए जो सांस लेने की बात आती है कि वयस्कों के लिए सांस लेना, यदि आप सीपीआर में प्रशिक्षित हैं तो सिर को झुकाकर ठुड्डी को ऊपर उठाकर वायुमार्ग खोलने के बाद बचाव श्वास दें। बचाव श्वास मुंह या नाक से दी जा सकती है। यानी बचाव सांस में क्या, मुंह से मुंह दी जा सकती है, नाक से दी जा सकती है। ये बचाव सांस भी यहाँ पे एक सीपीआर का एक हिस्सा है। तो मुंह से भी अपने सांस दी जा सकती है और नाक से भी दी जा सकती है। यदि मुंह के क्षेत्र में चोट लगी हो या मुंह खोला न जा सके तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सलाह देता है कि प्रशिक्षित पेशेवर उच्च दक्षता वाले कण वायु यानी HEPA फिल्टर से युक्त बैग मास्क उपकरण का उपयोग करके बचाव श्वास दें। श्वसन मार्ग खोलने के बाद बचाव श्वास देने के लिए निम्न चरणों का पालन अपने को करना है। व्यक्ति की नाक के छिद्रों को बंद करके दबाएं। फिर अपना मुंह व्यक्ति के मुंह पर इस तरह रखें कि हवा बाहर न निकल सके और इससे मुंह मिलाकर सांस देने के लिए एक सील बन जाती है। 2 बार सांस देने की तैयारी करें। पहली सांस 1 सेकंड के लिए दें और देखें कि क्या छाती ऊपर उठती है, और यदि छाती ऊपर उठती है तो दूसरी सांस लें। तो इस प्रकार अपने को क्या सांस भी दे सकते हैं। यानी वयस्कों के लिए सांस लेना भी एक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया उसी प्रकार अपने को ये काम करना है। वैसे श्वास देने की प्रक्रिया अपने को अपनानी है। यदि छाती ऊपर नहीं उठती है तो वायु मार्ग को फिर से खोलें और फिर से बचाव श्वास दें। यदि छाती ऊपर नहीं उठ रही है तो वायु मार्ग को फिर से खोलें और फिर अपने को क्या करना है, बचाव श्वास देनी है। यदि दूसरी बार श्वास देने से भी आराम नहीं मिलता है तो तुरंत छाती को दबाना शुरू करें। 30 बार छाती को दबाएं और उसके बाद 2 बार बचाव श्वास दें। शरीर में रक्त संचार बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार 30 बार छाती को दबाने और 2 बार बचाव श्वास देने का यह क्रम दोहराएं। यानी अपने को 30 बार छाती को दबाना है, फिर 2 बार श्वास देना है, फिर 30 बार छाती को दबाना है, फिर 2 बार श्वास देना है। यानी इस क्रम को अपने को दोहराते रहना है। तब तक दोहराते रहना है जब तक अपने को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। आपको हर 30 बार छाती दबाने पर 2 से अधिक सांसें देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें कि बहुत अधिक सांस से न दें या बहुत अधिक बल से सांस न लें। न तो आपको अधिक सांसें देनी है और न अधिक लेना है। अति नहीं करना है। अपने को एक सामान्य प्रक्रिया अपनानी है। जैसे ही आपको AED मिले उसे चालू करें और उसके निर्देशों का पालन करें। मशीन आपको बताएगी कि कब झटका देना है। आमतौर पर आप एक झटका देते हैं, फिर लगभग 2 मिनट तक छाती को दबाते रहते हैं और इसके बाद मशीन दिल की धड़कन को दोबारा जांच करती है और आपको बताती है कि दूसरा झटका देना है या नहीं है। अगर आपको AED का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो 911 ऑपरेटर या कोई अन्य आपातकालीन चिकित्सा कर्मी को अपने मशीन का इस्तेमाल करने का तरीका बता सकता है। अगर आपके पास AED नहीं है तो चरण 6 पर जाएं। यानी इस प्रकार अपने को क्या है, AED का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब तक हलचल के संकेत न दिखें या आपातकालीन चिकित्सा सहायता न मिल जाए तब तक छाती पर दबाव देना जारी रखें। यानी जब तक आपको कोई हलचल दिखाई नहीं देती है, संकेत नहीं मिलते हलचल के, या फिर आपातकालीन सहायता जब तक नहीं मिल जाती है तब तक इस चीज को दोहराते रहना है। यानी आपको क्या करना है, APR देते रहना है जब तक आपको ये सहायता नहीं मिलती है, जब तक अपने को ये कार्य करते रहना है। इस प्रकार ये नाक को बंद कर करके और आपको श्वास कैसे दे सकते हैं, श्वास देने की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि आप श्वास कैसे देंगे। तो अपने नाक को बंद करिए, नाक को बंद करेंगे तो ये मुंह खुल जाएगा। यानी मुंह खुलने के बाद अपना इसके मुंह पे अपना मुंह रखिए और आपको श्वास देना। ये जब इसके अपना ये मुंह पे अपना मुंह रखें तो ये ध्यान रखें कि श्वास निकलनी नहीं चाहिए साइडों से। तो इस प्रकार मुंह रखना है कि साइड से किसी प्रकार की श्वास न निकले, यानी एक सील का कार्य हो जाए तो उसके बाद अपने को श्वास देनी है। तो इस प्रकार आप श्वास भी दे सकते हैं। तो श्वास कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये यहाँ पे ये प्रक्रिया आपको डायग्राम्स के साथ यहाँ पे बताई गई है। श्वास लेना, बच्चे के लिए सांस लें। बच्चे के लिए क्या करना है, सांस लें। अपने मुंह से बच्चे के मुंह और नाक को ढक लें।
उसके बाद बच्चे को जोर से हवा फूंकने के बजाय धीरे से हवा का झोंका दें। प्रत्येक सांस लगभग 1 सेकंड तक चलनी चाहिए। यानी प्रत्येक श्वास की है वो कितने तक चलनी चाहिए? मात्र 1 सेकंड तक चलनी चाहिए। श्वास का ध्यान रखना है। पहली श्वास देने के बाद देखें कि क्या शिशु की छाती ऊपर उठती है। यदि ऐसा होता है तो दूसरी श्वास दें। जब आप पहली श्वास दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि देखें कि आप क्या शिशु की छाती ऊपर उठ रही है। यदि ऊपर उठ रही है तो आप दूसरी श्वास भी आपको अपने को देनी है। और उसके बाद यदि पहली सांस देने के बाद भी बच्चे की छाती ऊपर नहीं उठती है तो उसकी सांस की नली को फिर से खोलें। यानी जब पहली श्वास देने पर यदि बच्चे की छाती ऊपर नहीं उठ रही है तो उसकी सांस की नली को फिर से खोलने का अपने को प्रयास करना है और फिर एक सांस देनी है। उसके बाद जब खुल जाए तो फिर अपने को क्या करना है? एक सांस देनी है। यदि शिशु की छाती फिर भी ऊपर नहीं उठती है तो तुरंत दोबारा छाती दबाएं। यदि इसके बावजूद भी दूसरी बार देने पर भी छाती नहीं उठती है तो फिर अपने को क्या करना है? छाती को दोबारा दबाना है। यानी फिर अपने को रुकना नहीं है, फिर अपने को छाती को दबाए रखना है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। हर 30 बार छाती दबाने के बाद बच्चे को 2 बार सांस लेने दें। यानी हर 30 बार छाती दबाने के बाद बच्चे को 2 बार क्या लेना है? सांस लेने देनी है। जब तक बच्चा प्रतिक्रिया न दे, जब तक बच्चा प्रतिक्रिया न दे, हिलने डुलने न लगे। यानी प्रतिक्रिया का मतलब जब वो हिलना डुलना, यानी आपको यूं लगे कि अब ठीक है कोई प्रतिक्रिया हिलने की डुलने की या इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो उसको अपने कहते हैं। तो चिकित्सा सहायता जब तक न आए, जब तक बच्चे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, जब तक चिकित्सा सहायता नहीं आती है तब तक अपने को सीपीआर करते रहना है। यानी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब तक आपको आपातकालीन चिकित्सा नहीं मिलती है, जब तक आपके पास आपातकालीन चिकित्सा नहीं आती है, मिलती नहीं है, तब तक कोई प्रतिक्रिया यानी उसकी प्रतिक्रिया नहीं आती है, यानी बच्चे की तरफ से या व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, आपातकालीन चिकित्सा नहीं मिलती है, तब तक अपने को ये चीज दोहराए रखना है, अपने को रुकना नहीं है। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये सीपीआर का कार्य किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, जब तक इनको यहाँ पे चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा मिलती नहीं है या फिर इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, जैसे हिलना डुलना सांस लेना ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तब तक अपने को ये काम जारी रखना है। यानी ये प्रक्रिया जारी रखनी है, ये इस प्रक्रिया को अपने को रोकना नहीं है। तो सीपीआर का ये अपने को ध्यान रखना है कि तब तक अपने को सीपीआर देते रहना है, सीपीआर को रोकना नहीं है जब तक अपने को चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है। अब ये तो थी आपकी सीपीआर से संबंधित सामान्य जानकारी थी, भी किस प्रकार सीपीआर दे सकते हैं, कैसे अपने कर सकते हैं, तमाम बातें थी। अब अपने सीपीआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ सीपीआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए। देखिए सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिजुसेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिजुसेशन, यानी हर प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। जिस भी परीक्षा, जिस भी एग्जाम के अंतर्गत ये सीपीआर आता है तो उसी प्रत्येक एग्जाम से संबंधित यहाँ आप सीपीआर पढ़ सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित यहाँ पे ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि टॉपिक जिस परीक्षा में आता है तो इन 50 प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपका सीपीआर से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा। तो इसलिए आप इन पूरी अपने पीछे वाली पूरी क्लास को समझ करके अपने को ये प्रश्न भी अपने को करने हैं। चलते हैं अपने पहले वाले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है। तो ए ऑप्शन में है कार्डियक पल्स रिकवरी, बी में है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, सी में है कार्डियो पेटेंट रिसर्च और डी में है कार्डियो प्रेशर रिस्पांस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन होगा बी, बी सही होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन ये आपका बी ऑप्शन है, वो सही होगा। तो अच्छी प्रकार से नोट कर लें कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है। तो ये क्या है, सीपीआर का पूरा नाम है। उसके बाद दूसरा आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरे क्वेश्चन पे चलिए, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीपीआर का उद्देश्य है रक्तचाप बढ़ाना, ऑप्शन बी हृदय और श्वसन क्रिया को बनाए रखना, सी बुखार कम करना, डी दर्द कम करना। समझ गए होंगे आपको कौन सा ऑप्शन है? इसमें भी ऑप्शन बी सही है, हृदय और श्वसन की क्रिया को बनाए रखना। हृदय और श्वसन क्रिया को बनाए रखना, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, सीपीआर कब दिया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, सीपीआर कब दिया जाता है? सिर दर्द होने पर, सांस और हृदय की धड़कन बंद होने पर, बुखार होने पर, पेट दर्द होने पर। और इसका भी सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, सांस और हृदय की धड़कन कम होने पर दिया जाता है। चौथा, सीपीआर में सबसे पहले क्या जांचा जाता है? रक्तचाप, प्रतिक्रिया, वजन और ऊंचाई। और मैं बार बार आपको बताया था पीछे कि सबसे पहले सीपीआर में क्या जांचा जाता है? प्रतिक्रिया जांची जाती है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, ऑप्शन क्या सही है? बी सही है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सिवनेस जांचा जाता है। प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई ये जांचा जाता है, क्योंकि जब तक प्रतिक्रिया नहीं होती है तब तक अपने को सीपीआर देना होता है। तो जब तक प्रतिक्रिया नहीं आती है या फिर आपातकालीन चिकित्सा नहीं मिलती है तब तक अपने को सीपीआर देते रहना है। तो सही ऑप्शन होगा बी, प्रतिक्रिया होगा यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पांचवें पे आप ध्यान दीजिए। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, तो अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए पानी पिलाना, 2 आपातकालीन सहायता बुलाना, 3 खाना खिलाना, 4 दवा देना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? समझ गए होंगे आप, ऑप्शन बी होगा, आपातकालीन सहायता बुलाना। छठा, सीपीआर में सी का अर्थ क्या है? सीपीआर में सी का अर्थ बताना है अपने। तो सर्कुलेशन छाती दबाना, कार्ड, केयर और चेक। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सर्कुलेशन छाती दबाना होगा। यानी सर्कुलेशन सही क्या है? छाती दबाना होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं अपने। 7वां क्वेश्चन देखिए आप, सीपीआर में ए का अर्थ क्या है? सीपीआर में ए का अर्थ क्या है? अलर्ट, अराइवे, एट, एक्शन। और इसका बी क्या होगा? ए का अर्थ एयरवे होगा। क्या होगा? एयरवे होगा। ऑप्शन बी सही है, एयरवे होगा। ए का अर्थ एयरवे होगा। 8वां, सीपीआर में बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ क्या है? सीपीआर में बी का अर्थ बताना है। ब्लड, बी ब्रीथिंग, बॉडी बैलेंस। और इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, ब्रीथिंग होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपने। 9वां क्वेश्चन, वयस्क में छाती दबाने की आदर्श गहराई कितनी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए। वयस्क में छाती दबाने की आदर्श गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 से 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 से 10 सेंटीमीटर। और सही ऑप्शन क्या है? मैंने आपको वहां बताया था, ऑप्शन सी सही है, 5 से 6 सेंटीमीटर होती हैं। तो सही ऑप्शन होगा 5 से 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां है, सीपीआर में छाती दबाने की गति कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको वहां बताया था। 40 से 60 प्रति मिनट, 60 से 80 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 150 से 180 प्रति मिनट। और सही क्या होगा? 1 मिनट में 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। मैंने बताया था 100 से 120 की गति होनी चाहिए। 1 मिनट में अपने को 100 से 120 के बीच में छाती दबानी है, बार इतनी बार छाती दबानी है अपने को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन पर आप देखिए, वयस्क में कंप्रेशन ब्रेथ्स का अनुपात क्या है? 15:2, 20:2, 30:2, 40:2। तो वयस्क में क्या होगा? कंप्रेशन ब्रेथ्स का अनुपात क्या होगा? मैंने बताया था 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना है, 30:2 होगा। तो 30 बार क्या करना है? 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस देना है।
तो 30 बार दबाना 2 बार, तो अनुपात क्या होगा? 30:2 होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 12वां, सीपीआर के दौरान रोगी को किस सतह पर लेटाना चाहिए? सीपीआर के दौरान रोगी को किस सतह पर लेटाना चाहिए? मैंने शुरुआत में जब अपने क्लास शुरू की थी, शुरुआत में मैंने ये बताया था। मुलायम बिस्तर पर, बी कठोर समतल सतह पर, सोफा पर, कुर्सी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कठोर समतल होगा। कठोर समतल सतह पर अपने को लेटाना चाहिए, यानी कठोर हो और समतल सतह हो वहां लेटाना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे वाला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, छाती दबाने का सही स्थान कौन सा है? पेट पर, छाती के मध्य भाग पर, गर्दन पर, पसली के किनारे पर। तो सही है वो क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, छाती के मध्य भाग पर। 14वां, सीपीआर के दौरान हाथों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? मुड़े हुए, सीधे और कोहनी लोक, ढीले, एक हाथ से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी सही ऑप्शन है, सीधे और कोहनी लोक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था अभी कोहनी को लोक रखना है, अपने को मोड़ना नहीं है। तो सीधे होने चाहिए और कोहनी लोक होनी चाहिए। 15वां, सीपीआर किसे नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए सांस न लेने वाले व्यक्ति को, बी सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को, और कार्डियक अरेस्ट वाले व्यक्ति को। तो किसको नहीं देना चाहिए? यहाँ ध्यान से क्वेश्चन अपने को ध्यान से देखना है। यहाँ पूछा गया सीपीआर किसे नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना पूछ रहा है। नहीं देना किसको नहीं देना चाहिए? सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति सीपीआर की नहीं है। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार के व्यक्ति को सीपीआर दिया जा सकता है। सांस न लेने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, बेहोश व्यक्ति को देना होता है, कार्डियक अरेस्ट वाले व्यक्ति को देना होता है। तो ये तीनों स्थिति देने की है, लेकिन बी ऑप्शन है वो देने की नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सांस आ रहा है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वें क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, एईडी का पूरा नाम क्या है? एईडी का पूरा नाम अपने को पूछना है। तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी डिवाइस, बी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, सी ऑटो इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर, और डी एडवांस्ड इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये अपना क्या है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, एईडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रक्तचाप मापने के लिए, हृदय को विद्युत झटका देने के लिए, तापमान मापने के लिए, और डी ऑक्सीजन देने के लिए। और सही ऑप्शन क्या है? क्योंकि एईडी किसके लिए किया जाता है? हृदय को विद्युत झटका देने के लिए किया जाता है। तो हृदय को विद्युत झटका दिया जाता है एईडी से, ये ध्यान रखना। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, सीपीआर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कृत्रिम श्वास, प्रभावी छाती दबाव, दवा देना, और पानी पिलाना। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रभावी छाती दबाना। बी ऑप्शन सही होगा, प्रभावी छाती दबाना। सीपीआर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? प्रभावी छाती दबाना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए आप, 19 में क्या दे रखा है? सीपीआर किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा है? ऑप्शन ए जीवन रक्षक, ऑप्शन बी सौंदर्य उपचार, ऑप्शन सी व्यायाम, ऑप्शन डी पोषण उपचार। और सही क्या है? ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है, ए होगा जीवन रक्षक। तो सीपीआर प्रकार प्राथमिक चिकित्सा जीवन रक्षक है। 20वां क्वेश्चन, सीपीआर के दौरान छाती को प्रत्येक दबाव के बाद क्या करना चाहिए? दबाए रखना चाहिए, पूरी तरह वापस आने देना चाहिए, छोड़ना नहीं, हाथ हटाना। तो सही ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया था कि छाती को क्या करना है? पूरी तरह वापस आने देना है। तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सीपीआर के दौरान छाती को प्रत्येक दबाव के बाद पूरी तरह से वापस आने देना है। क्वेश्चन नंबर 21वां, सीपीआर में रिसोर्स ब्रेथ कितनी दी जाती है? सीपीआर में रिसोर्स ब्रेथ कितनी दी जाती है? 1, 2, 3, 5, यानी अलग अलग ऑप्शन में। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, और ऑप्शन डी में 5 है। और सही क्या है? 2 है, क्योंकि 2 दी जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि 30 बार दबाना है और 2 बार अपने को सांस देना है। तो 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस देना है, तो क्या रहेगी?
2 बार दी जाती है। उसके बाद अगला देखिए आप 22वां, सीपीआर का क्रम क्या है? एबीसी, सीएबी, बीएसी, बीसीए। और सही क्रम क्या है? सीपीआर का सही क्रम है सीएबी। क्या क्रम है? सीएबी। तो ये सही क्रम है सीपीआर का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अपने को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन पे। सीएबी सही क्रम है सीपीआर का। क्वेश्चन नंबर 23वां, सीपीआर का प्रशिक्षण किसे लेना चाहिए? केवल डॉक्टर को, केवल नर्स को, प्रत्येक नागरिक को और केवल पुलिस को? तो यह ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रत्येक नागरिक को लेना चाहिए। यदि नहीं है तो ले लेना चाहिए, वह अति आवश्यक है। सीपीआर का प्रशिक्षण हर प्रत्येक नागरिक को इसका होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो इसलिए अपने को प्रत्येक नागरिक सी ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 24वां, कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अस्पताल ले जाना, सीपीआर शुरू करना, दवा देना और भोजन देना। और सही क्या है? कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले सीपीआर देना चाहिए, सीपीआर शुरू करना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो बी ऑप्शन आप सही कर लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? सीपीआर देना चाहिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 25, सीपीआर देने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? स्थान सुरक्षित हो, बी मोबाइल चार्ज हो, सी पानी उपलब्ध हो, डी दवा उपलब्ध हो। सही ऑप्शन क्या है? स्थान सुरक्षित। ऑप्शन ए सही है, स्थान सुरक्षित हो। 26वां, सीपीआर किस स्थिति में बंद की जाती है? थक जाने पर, रोगी में जीवन के लक्षण लौटने पर, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। और सही ऑप्शन क्या है? मैंने कहा का प्रतिक्रिया आने तक करनी है, तो बी है, रोगी में जीवन के लक्षण लौटने पर। जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तब तक अपने को, जब प्रतिक्रिया आ जाती है फिर अपने को बंद करनी है। क्वेश्चन नंबर 27वां, सीपीआर का उद्देश्य मस्तिष्क तक क्या पहुंचाना है? वसा, रक्त और ऑक्सीजन, कैल्शियम, शर्करा। और सही ऑप्शन क्या है? मस्तिष्क तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाना है। सीपीआर का उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 28वां, सीपीआर किस आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? कार्डियक अरेस्ट, सर्दी जुकाम, मधुमेह, गठिया। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ए कार्डियक अरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन, सीपीआर में कृत्रिम श्वसन किस मार्ग से दी जाती है? कान, नाक या मुंह है, आंख और त्वचा। ये कृत्रिम श्वसन देने, श्वास देने की मैंने आपको बताया था नाक या मुंह से दी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। या तो आप नाक से दीजिए या फिर आप मुंह से दीजिए, दो अपने स्थानों से दे सकते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, सीपीआर के दौरान छाती दबाव की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? तेज और गहरी, धीमी और हल्की, केवल हल्की और अनियमित है। तो कौन सी होनी चाहिए? तेज और गहरी होनी चाहिए, तेज और गहरी होनी चाहिए। सीपीआर के दौरान छाती दबाव की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? तेज और गहरी होनी चाहिए। तेज का मतलब क्या है? स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। तेज का मतलब है स्पीड, यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार अपने को दबानी है 1 मिनट में। तो ये स्पीड का ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 31वां, 31, सीपीआर का आधुनिक विकास किस दशक में हुआ? यानी सीपीआर का आधुनिक विकास बताना है किस दशक में हुआ था? 1940 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 1970 के दशक में। तो सही है 1960 के दशक में, सी ऑप्शन सही है। 1960 के दशक में सीपीआर का विकास हुआ था। 32वां, क्या बच्चों को भी आवश्यकता पड़ने पर सीपीआर दिया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, केवल डॉक्टर ही दे सकते हैं, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को। सही ऑप्शन है हाँ, दिया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर बच्चों को भी दिया जा सकता है। 33वां, सीपीआर शुरू करने से पहले सांस यानी ब्रेथिंग कितने समय तक जांचनी चाहिए? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो अपने को कितने सेकंड तक जांचनी चाहिए? 10 सेकंड तक, बी वाला सही है। 10 सेकंड तक हमें जांचनी चाहिए। सीपीआर शुरू करने से पहले सांस कितने समय तक जांचनी चाहिए? 10 सेकंड तक हमें जांचनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 34, 34वां, बेहोश व्यक्ति के पास पहुंचने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स की जांच करना, पानी पिलाना, दवा देना, खाना खिलाना। सबसे पहले क्या करना चाहिए?
सबसे पहले ए ऑप्शन सही है, उसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स की जांच करनी चाहिए कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने प्रतिक्रिया देखनी है, रिस्पॉन्स देखना है। 35वां, सीपीआर का प्रशिक्षण सामान्यतः कौन सी संस्था भी प्रदान करती है? भारतीय डाक विभाग, भारतीय रेलवे, रेड क्रॉस और नगर निगम। तो कौन सी करवाती है? यहाँ पे सी सही है, रेड क्रॉस देती है, रेड क्रॉस प्रशिक्षण इसका दिलाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 36 कार्डियक अरेस्ट के बाद समय पर सीपीआर न मिलने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बाल झड़ना, मस्तिष्क को स्थायी क्षति, बुखार आना, वजन कम होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी सही है, मस्तिष्क को स्थायी क्षति हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट बाद समय पर सीपीआर नहीं मिलने पर का सबसे बड़ा खतरा क्या है? मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 37वां, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखना, रक्तचाप बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना और भूख बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 38, सीपीआर के दौरान सिर को पीछे झुकाने का उद्देश्य क्या होता है? सीपीआर के दौरान सिर को पीछे झुकाने का उद्देश्य गर्दन सीधी करना, गर्दन कम करना, दर्द कम करना, वायुमार्ग खोलना और रक्तचाप बढ़ाना। तो सही ऑप्शन क्या है? सी है, क्योंकि ऐसा वायुमार्ग के लिए करते हैं, तो वायुमार्ग खोलना, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा, वायुमार्ग खोलना। सी ऑप्शन सही करें आप, वायुमार्ग वाला, क्योंकि यही होगा, क्योंकि वायुमार्ग को खोलने के लिए इसी पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, यदि सीपीआर देते समय एईडी उपलब्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा करना, केवल डॉक्टर का इंतजार करना, सीपीआर बंद कर देना, मशीन के निर्देशों के अनुसार एईडी का उपयोग करना। तो सही ऑप्शन क्या है? क्योंकि अपने को जब एईडी मिल जाती है तो क्या करना चाहिए? मशीन के निर्देशों के अनुसार एईडी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा, मशीन के निर्देशों के अनुसार एईडी का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 40 सीपीआर में छाती का दबाव किस हड्डी के मध्य भाग पर दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है अपने को। सीपीआर में छाती पर दबाव किस हड्डी, बोन, मध्य भाग पर दिया जाता है? किस हड्डी पे दिया जाता है? कॉलर बोन पे, स्टर्नम पे, रीढ़ की हड्डी पे और पसली की हड्डी पे। तो अपने को किस पे दिया जाता है? स्टर्नम पे दिया जाता है, स्टर्नम पे, ध्यान रखना, ये स्टर्नम पे दिया जाता है। सीपीआर में छाती पर दबाव किस हड्डी के मध्य भाग पर दिया जाता है? स्टर्नम पे, स्टर्नम पे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर यदि ऐसा क्वेश्चन आता है उसका नाम स्टर्नम, इसका आंसर होगा वो स्टर्नम होगा। 41वां, कार्डियक अरेस्ट के बाद प्रत्येक मिनट की देरी से जीवित रहने की संभावना लगभग कितनी कम हो सकती है? 1 से 2%, 3 से 5%, 7 से 10%, 15, 20 से 25%। तो सही इसका ऑप्शन है 7 से 10% होगा, 7 से 10% कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42वां, सीपीआर किस प्रकार की चिकित्सा सहायता है? सौंदर्य चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा और आयुर्वेद उपचार। तो यहाँ अपने को क्या करना है? सी ऑप्शन इसका सही है, जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा है। सीपीआर किस प्रकार की चिकित्सा सहायता है? जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा सहायता है, जीवन रक्षक प्राथमिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इस पे ध्यान देना है। जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा, क्योंकि अपना टॉपिक भी यहीं से शुरुआत हुआ, जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा से ही शुरू हुआ था। तो अपने ऐसी तथ्यों पे अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, कई बार क्या है, क्वेश्चन बड़े सरल बना दिए जाते हैं और यहीं से बना दिए जाते हैं, केवल ऊपर वाले टॉपिक से ही बना दिया जाता है, मेन टॉपिक से क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सीपीआर के दौरान हाथों की हथेलियां कहाँ रखी जाती है? पेट पर, छाती के मध्य भाग, स्टर्न पर, गर्दन पर और कंधे पर। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, समझ गए आप? बी होगा, छाती के मध्य भाग, स्टर्न पर होगा, क्योंकि विवरण में अपने ये बात की थी कि छाती के मध्य भाग पे अपने को हाथ रख, अपने हथेलियां रखनी है और अपने को दबाना है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि व्यक्ति सीपीआर के दौरान सामान्य रूप से सांस लेने लगे तो क्या करना चाहिए?
यदि व्यक्ति सीपीआर के दौरान सामान्य रूप से सांस लेंगे तो क्या करना चाहिए? सीपीआर जारी रखें, उसे बैठा दें, उसे दौड़ने के लिए कहें, उसे रिकवरी पोजीशन में रखें। तो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, उसे रिकवरी पोजीशन पे रखेंगे। अपने कहाँ पे रखेंगे? रिकवरी पोजीशन पे रखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद अगला 45 क्वेश्चन आता है, सीपीआर मुख्य रूप से शरीर के किन प्रणालियों से संबंधित है? सीपीआर मुख्य रूप से शरीर की किन प्रणालियों से संबंधित है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र। और सही ऑप्शन क्या होगा? समझ गए आप? हृदय श्वसन तंत्र होगा। सी इसका सही ऑप्शन होगा, हृदय और श्वसन तंत्र। सीपीआर मुख्य रूप से हृदय और श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीपीआर के दौरान छाती दबाने में रुकावट कैसी होनी चाहिए? बार बार, 30 सेकंड की, न्यूनतम 1 मिनट में। तो अपने को किस में होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, न्यूनतम, मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 47, 47वां, सीपीआर शुरू करने का सही निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? सीपीआर शुरू करने का सही निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? ऑप्शन ए केवल उम्र देखकर, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया न होना, सामान्य स्वास्थ्य का अभाव, ऑप्शन सी कपड़ों का रंग देखकर, ऑप्शन डी वजन देखकर। और इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, प्रतिक्रिया न होना, सामान्य स्वास्थ्य का अभाव। ऑप्शन बी से सही होगा। तो प्रतिक्रिया न होना और सामान्य स्वास्थ्य का अभाव। क्वेश्चन नंबर 48, 48, सीपीआर का अभ्यास सामान्यतः किस पर कराया जाता है? सीपीआर का अभ्यास सामान्यतः किस पर कराया जाता है? खिलौने पर, तकिए पर, मैनिकिन पर और कुर्सी पर। तो अपने को क्या रखना है? सी वाला ऑप्शन रखना है, मैनिकिन पर अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 यानी लास्ट सेकंड क्वेश्चन 49, सफल सीपीआर के बाद भी रोगी को क्या आवश्यक होता है? घर भेज देना, आराम करने देना, केवल पानी पिलाना, तुरंत चिकित्सीय देखभाल, मेडिकल केयर दिलाना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? आवश्यक क्या है? डी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी? तुरंत चिकित्सीय देखभाल करने की होती है और दिलाना। और डी में क्या है? तुरंत चिकित्सीय देखभाल, मेडिकल केयर दिलाना है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 50वां इस क्लास का क्वेश्चन रहेगा, सीपीआर का ज्ञान निम्न में से किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? सीपीआर का ज्ञान किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है? रीट एवं शिक्षक भर्ती है, बी नर्सिंग और पैरामेडिकल परीक्षाएं, सी पुलिस रेलवे एसएससी जैसी भर्ती परीक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। और सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सभी परीक्षाओं के लिए। रीट के लिए भी है, नर्सिंग और पैरामेडिकल परीक्षाओं के लिए भी है, पुलिस रेलवे एसएससी जैसी भर्तियों के लिए है। तो आप भी यहाँ पे ध्यान रखिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसी पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सीपीआर है वो रीट शिक्षक भर्ती के में पूछा जा सकता है, नर्सिंग और पैरामेडिकल परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, पुलिस रेलवे एसएससी जैसी भर्ती परीक्षाएं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो सभी परीक्षाओं में ये सीपीआर है वो पूछा जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आज की वीडियो इसी 50वें क्वेश्चन के साथ हमारी कंप्लीट होती है। तो आपको क्या करना है? चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, चाहे आप सीएट की कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी में भी ये टॉपिक जोड़ दिया गया है। चाहे आप सीईटी की कर रहे हैं, नर्सिंग की कर रहे हैं, पैरामेडिकल की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी की आप कर रहे हैं, तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए आपको एपीआर जो अपना नया टॉपिक जो जोड़ा गया है, सीपीआर जो नया टॉपिक सीपीआर जोड़ा गया है, इस सीपीआर को समझने के लिए अपने को क्या करना है? इस क्लास को लगाना है। इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देखिए ताकि आपको सीपीआर के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी आपको मिल जाए, आप समझ में आ सके। और इसके साथ साथ पहले क्लास होने के बाद लास्ट में मैंने उसी क्लास से ये 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। और यहीं से जहां तक मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि एग्जाम में इन 50 क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो ये 50 क्वेश्चन और ये जो शुरुआत में आपको जो नोट्स के रूप में जो क्लास बताई गई, इस क्लास को अच्छी प्रकार से पहले समझ लेवें, उसके बाद ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेवें। तो आपका सीपीआर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका छूटेगा नहीं, उस क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से करके आएंगे।
तो इसलिए इस क्लास को आप लगाइए और इन क्वेश्चनों को आप नोट भी कर सकते हैं। इस वीडियो से अच्छी प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने धीरे धीरे सभी को स्पष्ट किया है, तो आप इसको साथ में नोट्स के रूप में भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। काफी महत्वपूर्ण नई नई वीडियो लेकर के आपके लिए मैं उपस्थित होता हूं और नई नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो आप डॉक्टर महावीर पूनिया, ये स्पेलिंग जब आप लगाओगे MAHAVEE और R और उसके बाद POONIA, ये पूरा नाम लिखोगे DR महावीर पूनिया, तो आपके तुरंत आ जाएगा और उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यानी आपकी सदस्यता ले लेनी है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ आपके साथी और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें, ऐसी क्लासों का फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आपको CPR एक नए टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने उपलब्ध करवाई, तो आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।